नमस्कार, न्यूज टाइम पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सांसद ने उठाया संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, जानिए सदन की सुरक्षा के इंतजाम से जुड़ी हर जानकारी। दरअसल दोस्तों, डीएमके नेता और राज्यसभा सांसद एमएम अब्दुल्ला ने हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिकायत की है। मंगलवार को जब वह संसद परिसर में घूम रहे थे तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका और पूछताछ की। धनखड़ को लिखे अपने पत्र में डीएमके सांसद ने एआईएसएफ कर्मियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, मैं सीआईएसएफ कर्मियों के इस व्यवहार से स्तब्ध हूं, जिन्होंने मुझसे संसद में मेरे आने के उद्देश्य के बारे में सवाल किया, जहां मैं लोगों और तमिलनाडु राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं। अब्दुल्ला ने अपने पत्र में कहा, ऐसा दुर्व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ जब पीएसएस संसद सुरक्षा सेवा सुरक्षा का प्रभारी था। मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूं कि सीआईएसएफ कर्मियों ने मुझसे किस तरह से पूछताछ की और इस घटना ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला है। सांसद ने राज्यसभा के सभापति से सीआईएसएफ कर्मियों के दुर्व्यवहार के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। हालांकि सीआईएसएफ के सूत्रों ने कहा कि सुरक्षाकर्मी नए सांसद की मदद करना चाहते थे और इसलिए उनसे पूछा कि वे कहां जा रहे हैं और क्या उन्हें मदद की जरूरत है। सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि माननीय सांसद को नहीं रोका गया, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने बुधवार को चिंता जताते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के सांसदों को रोकने के लिए ही संसद सुरक्षा सेवा की जगह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ को संसद परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने घटना की निंदा करते हुए कहा, गृह मंत्रालय द्वारा संसद की सुरक्षा पर इस तरह कब्जा जमाने को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि संसद परिसर की सुरक्षा पहले संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा संभाली जाती थी। दिसंबर 2023 में संसद में सुरक्षा उल्लंघन हुआ जब दो युवक दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए और धुआं उड़ाया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परिसर की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी। मई में संसद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था संसद सुरक्षा सेवा पीएसएस की जगह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को दिए जाने के बाद से सांसदों में नाराजगी है। बता दें कि संसद परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पीएसएस और लगभग 100 साल पुरानी वॉच एंड वार्ड कमेटी के पास थी। उनके पास परिसर की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और अनुभव था, खासतौर पर उस दौरान जब संसद सत्र चल रहा हो और परिसर में लगभग 800 सांसद, गणमान्य व्यक्ति, अधिकारी और मीडिया कर्मी हों। अप्रैल 2024 में सीआईएसएफ कर्मियों ने दिल्ली पुलिस के 150 कर्मियों की जगह ले ली, जो पीएसएस के साथ परिसर में तैनात थे। 13 मई को पीएसएस के प्रमुख संयुक्त सचिव सुरक्षा के कार्यालय ने एक आदेश जारी कर कहा कि सीआईएसएफ के डीआईजी से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि कुछ कर्तव्य और जांच 20 मई तक सीआईएसएफ को सौंपी जा सकती है। इसमें परिसर की सभी इमारतों के फ्लैप गेटों पर पास की जांच और तोड़फोड़ रोधी जांच शामिल थी। डॉग स्क्वाड के कुत्तों को सौंपना और सीसीटीवी कंट्रोल रूम के नियंत्रण के साथ ही संसद द्वार से घुसने वाले वाहनों पर नियंत्रण शामिल था। वहीं वाहनों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग जारी करने और आवेदकों के चरित्र और पूर्ववर्त को सत्यापित करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए केंद्रीय पास जारी करने वाला सेल, सीपीआईसी, सांसदों, वीआईपी, वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों की एंट्री रेगुलेशन, अलग अलग गेटों पर कर्मचारियों की पोजीशन निर्धारित करना, परिसर के अंदर वीआईपी आवाजाही का रेगुलेशन और समन्वय, परिसर का रखरखाव, लॉबी में एक्सेस कंट्रोल और पब्लिक और प्रेस गैलरी में मूवमेंट रेगुलेशन और डिसिप्लिन, रिसेप्शन ऑफिस अस्थायी पास जारी करना और परिसर में गैजेट्स का संचालन, अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय, बैठकों और सम्मेलनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ड्रिल, रिहर्सल और राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मैनेज करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान अध्यक्ष को सहायता और सुरक्षा प्रदान करना शामिल रहा। बता दें कि राज्यसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित कार्यालय प्रक्रिया के सेक्शनल मैनुअल के अनुसार संसद सुरक्षा सेवा की मुख्य जिम्मेदारी संसद सदस्यों, कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा के लिए संसद भवन परिसर के भीतर सुरक्षा प्रदान करना और बनाए रखना है।
पीएसएस कर्मियों को 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले को विफल करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें 2 पीएसएस कर्मी मातबर सिंह नेगी और जगदीश प्रसाद यादव मारे गए थे और साथ ही 6 दिल्ली पुलिस कर्मी और 1 माली भी मारे गए थे। संसद भवन के अधिकारियों ने बताया कि संसद के लिए अपने स्वयं के विशेष रूप से प्रशिक्षित कैडर के माध्यम से अपने परिसर पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है, जो कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र है। एक वरिष्ठ संसद अधिकारी ने कहा, यह ध्यान देना आवश्यक है कि मौजूदा सरकार सांसदों तक संसद तक पहुंच को सीमित न करे, संसद पर अपनी सुरक्षा न थोपे या संसद के परिसर का उपयोग करने की क्षमता पर कोई सीमा न लगाए। पीएसएस कर्मियों को सांसदों और अन्य वीआईपी की पहचान करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। मैनुअल में कहा गया है कि संसद के साथ पीएसएस ने संसद सदस्यों और वीआईपी की पहचान में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। संसद सुरक्षा लोकसभा सचिवालय का हिस्सा। संविधान का अनुच्छेद 98 संसद के एक अलग सचिवालय का प्रावधान करता है। पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, संसद सुरक्षा लोकसभा सचिवालय का एक हिस्सा है और इसका काम सांसदों के हितों की रक्षा करना और उनके लिए चीजों को सुविधाजनक बनाना है। यह किसी बाहरी सुरक्षा एजेंसी द्वारा नहीं किया जा सकता, जिसके पास संसद सदस्यों के साथ व्यवहार करने का कोई अनुभव नहीं है। आचार्य के अनुसार पीएसएस स्पीकर के नियंत्रण में है और अगर सुरक्षा प्रणाली की संरचना को बदलने की जरूरत होती है तो इसे स्पीकर के निर्देशन में किया जाना चाहिए, न किसी मंत्रालय द्वारा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद भवन परिसर की सुरक्षा लोकसभा की नियंत्रण में रहेगी। बिरला के अनुसार पहले शामिल कई सुरक्षा एजेंसियों दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, लोकसभा की अपनी सुरक्षा की बजाय अब एक ही एजेंसी सीआईएसएफ होगी, जो संयुक्त सचिव सुरक्षा के माध्यम से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता को लेकर छिड़ी बहस पर विराम। शरद पवार बोले, यह कांग्रेस तय करेगी। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने साफ कर दिया है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन चुनेगा। इसके साथ ही इंडी गठबंधन में आई दरारों की खबरों पर विराम लगता दिख रहा है। पवार ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर फैसला कांग्रेस करेगी, क्योंकि संसद के निचले सदन में इंडिया ब्लॉक दलों में सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के पास है। शरद पवार से यह पूछे जाने पर कि क्या विपक्ष से लोकसभा उपाध्यक्ष को बुलाने का प्रयास किया जाएगा, पवार ने दावा किया कि इस नियम का पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछली सरकार में नहीं किया था। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई सार्थक नतीजा निकलेगा। पवार महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। भाजपा ने हाल ही में 543 सदस्यीय लोकसभा के लिए हुए चुनावों में 240 सीटें जीती और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। विपक्षी दलों के घटक दलों में कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 सीटें हासिल की। लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा, पहले हम सहमत हुए थे कि यह पद उसी पार्टी के नेता को दिया जाएगा जिसने सबसे ज्यादा सीटें जीती होगी। आज लोकसभा में अन्य विपक्षी दलों में से कांग्रेस के पास अधिकतम सीटें हैं, इसलिए वह तय करेंगे कि यह पद किसे संभालना चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस के फैसला लेने के बाद उसे हमारे इंडिया गुट की सहमति की जरूरत होगी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए की सफलता पर पवार ने दावा किया कि लोगों ने पीएम मोदी में विश्वास खो दिया है और मोदी की गारंटी नकली हो गई है। राज्य के लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल में जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी एसपी ने राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 30 पर जीत दर्ज की। सत्तारूढ़ महायुति, जिसमें भाजपा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व की एनसीपी शामिल है, जो 17 सीटों पर ही सिमट गई। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल उपचुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह, सीएम सुक्खू की पत्नी को टिकट देने का हो रहा खुलकर विरोध। हिमाचल के देहरा में मुख्यमंत्री की पत्नी को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने के बाद कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया है।
हिमाचल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष एवं 2022 के चुनाव में प्रत्याशी रहे डॉक्टर राजेश शर्मा ने कमलेश ठाकुर को टिकट देने का विरोध किया है। डॉक्टर राजेश शर्मा देहरा से टिकट के दावेदार थे। राजेश शर्मा ने सुक्खू की पत्नी को टिकट मिलने के बाद बुधवार को देहरा में समर्थकों की बैठक बुलाई थी। इसमें राजेश ने कहा कि सुक्खू ने उन्हें मंगलवार को शिमला बुलाया था और मुख्यमंत्री आवास में बैठाए रखा। इस दौरान उन्होंने कई आरोप लगाए और रो पड़े। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से देहरा की टिकट पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। यदि ऐसा नहीं होता है तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बैठक के बाद राजेश की तबीयत बिगड़ गई। वह उन्हें सिविल अस्पताल देहरा में दाखिल करवाया गया। डॉक्टरों के अनुसार डॉक्टर शर्मा को पैनिक अटैक आया था। शाम के समय उन्हें छुट्टी दे दी गई। पैनिक अटैक अक्सर तब होता है जब लोग जीवन में होने वाले किसी घटना को लेकर चिंतित होते हैं या किसी कठिन या तनावपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं। देहरा से भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका हाल जानने अस्पताल पहुंचे। संबोधन के दौरान राजेश कई बार भावुक हुए। उन्होंने कहा कि उनके पिता की मृत्यु हृदयाघात से हुई थी। मैं राजनीति में सेवा भाव से आया हूं। उन्होंने कहा कि पैसा कमाना मकसद नहीं है। इस दौरान उनकी पत्नी कोमल शर्मा भी मौजूद रही। संबोधन खत्म होने पर दोनों काफी देर तक एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे पत्नी कमलेश को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे। पार्टी हाईकमान के जोर देने पर उन्हें देहरा से प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने लोकसभा चुनाव में भी कमलेश को उतारने के लिए कहा था, लेकिन उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी। इस बार फिर कहा गया तो वे इनकार नहीं कर पाए क्योंकि प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य की भी आवश्यकता थी। पार्टी के सर्वेक्षण में भी कमलेश सबसे आगे थी, लेकिन वे परिवार से एक ही व्यक्ति के राजनीति में आने पर विश्वास करते हैं। देहरा में पार्टी को सशक्त प्रत्याशी चाहिए था। मेरी पत्नी भी देहरा उपमंडल से हैं और उनके परिवार वाले भी वहां रहते हैं। कई पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भी कमलेश को चुनाव में उतारने की पैरवी की थी। मैंने पहले भी कहा था, देहरा है मेरा और मेरी पत्नी मेरे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ का प्रतिनिधित्व करेगी और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा। वहीं डॉक्टर राजेश ने आरोप लगाया कि सुक्खू ने 15 माह में उनके काम नहीं किए और होशियार सिंह व अन्य लोगों के कार्य करते रहे। मुख्यमंत्री की पत्नी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पिछले दिनों बिना किसी वजह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष को भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। उनका आरोप है कि साजिश के तहत विजय चौधरी को ब्लॉक अध्यक्ष पद से हटाया गया। उन्होंने कहा, सीएम प्रदेश के राजा है और राजा का प्रजा को छोड़कर पत्नी को टिकट देना देहरा की जनता का तिरस्कार है। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। सीएम सुक्खू की पत्नी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश में बवाल। पार्टी नेता ने दिए निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत। देहरा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा टिकट न दिए जाने के बाद पार्टी नेता राजेश शर्मा ने बुधवार को संकेत दिया है कि वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब एक दिन पहले ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। शर्मा ने देहरा से कांग्रेस की टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस नेता ने बुधवार को अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए समर्थकों की एक बैठक बुलाई है। शर्मा ने देहरा से कांग्रेस की टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए शर्मा ने देहरा के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, मुझे कुर्सी की लालसा नहीं है, लेकिन मैं देहरा के लोगों को धोखा नहीं दे सकता। बैठक में कांग्रेस नेता भावुक हुए और उन्होंने अपनी निराशा और हताशा जाहिर की। अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके बाद उन्हें देहरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की एक टीम उनकी हालत पर नजर रख रही है। कमलेश ठाकुर को टिकट देने के फैसले से कांग्रेस के भीतर विवाद पैदा हो गया है और अगर शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देहरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को होगा। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब सुक्खू
सुक्खू सरकार पति पत्नी की सरकार बन गई है। प्रदेश भाजपा महासचिव बिहारी लाल शर्मा ने सीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुक्खू ने पहले कहा था कि उन्हें टिकट नहीं चाहिए, लेकिन अब उनकी पत्नी देहरा से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने एक बयान में कहा कि सीएम जो कहते हैं वह कभी नहीं करते और जो कभी नहीं करते वह करते भी है। चलिए, अब आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।